तकरीबन नैब के जितने भी जुरिस्डिक्शन में केसेस थे वो तकरीबन 99% खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर पास करता है तो लॉ बन जाता है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का तकरीबन केस 18 साल जाके फाइनलाइज होता है। एफआई का केस कम से कम 10 से 12 साल लगाता है। 4,375 पेजेस का एक रेफरेंस है पाकिस्तान में, 16 अरब। उस दिन स्टेट बैंक के पास भी 10.4 अरब डॉलर पड़े थे। वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के तर्ज सियासत और उनके सियासी बयानिए में सबसे अहम नुक्ता हमेशा से एहतसाब रहा है, इक़्तिदार में आने से पहले भी, इक़्तिदार के दौरान भी और अब आज इक़्तिदार से निकल जाने के बाद भी। इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार मिला तो वो अपने एहतसाब के नारे में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उनको अगर कोई कामयाबी हासिल हुई तो वो सिर्फ इसी हद तक थी कि दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कई शख्सियात करप्शन के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार हुई और उन सबको बारी बारी जमानतें मिलती रहीं। कोई एक केस भी इमरान खान साहब के 3.5 साल के दौर में अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, वो वजह जायज़ हो सकती है, वो वजह काबिल समझ हो सकती है या वो वजह गैर ज़रूरी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि कोई एक केस भी इमरान खान साहब के दौर में अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही वो इक़्तिदार से निकले, आने वाली हुकूमत ने यानी मौजूदा हुकूमत ने नैब के कानून को बुलडोज करने की, बल्कि नैब के कानून को मलिया मेट करने की भरपूर कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। आज इमरान खान साहब उसके ऊपर एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं कि किसी तरह से हुकूमत की इस भयानक कार्रवाई को अदालत के ज़रिए यानी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से रोका जा सके। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इमरान खान साहब के मुशीर बराए एहतसाब, DG डायरेक्टर जनरल नैब भी रह चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब। मुसद्दिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे देखने वालों को बता सकें कि इस हुकूमत ने पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए जो नैब के कानून में तरामीम की हैं, वो तरामीम कितनी भयानक, कितनी खौफनाक है, और अगर आज वो तरामीम इसी तरह से कायम रहती हैं और नैब को कमज़ोर, ख़त्म, खोखला कर दिया जाता है, तो क्या आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी आज हम सबको कि हमारी मौजूदगी में यानी मीडिया, ऑपोजिशन, अदालतें, ताकतवर इदारे, उनकी मौजूदगी में इतने अहम इदारे को बुलडोज करके रख दिया गया और कोई इसको रोक नहीं सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। पहला नुक्ता जो इसमें है वो ये है कि तकरीबन नैब के जितने भी जुरिस्डिक्शन में केसेस थे वो तकरीबन 99% ख़त्म हो गए। एक तरह का केस नैब कर सकता है और वो है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। और आज जो नई चीज़ मेरे सामने आई है वो ये है कि इन्होंने बड़े खुफिया तरीके से आमला 2010 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंदर भी अमेंडमेंट करके लॉ को पास करवा लिया है। उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो नैब को रेफर किए जा सकते थे। उसके सेक्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जो FMU है वो केस रेफर कर सकता है टू द नैब और टू द JMA। वो इन्होंने वहाँ से ओमिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी इनकी परव्यू से निकल गए। सबसे बड़ी ज्यादती वाली बात यह है कि तकरीबन 1000 से 1200 बिलियन के केसेस हैं इस वक्त इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्ली बार्गेन के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, अपील के अंदर। अच्छा, ये जो केसेस हैं इट्स अ लायबिलिटी ऑफ स्टेट अगेंस्ट द करप्ट पीपल, यानी कि गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है जो लोगों ने जो करप्शन से अपने माल इलीगल चीजें बना रखी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट मनी, क्या आवाम का पैसा, किसी के पास ये इजाजत है कि उसको राइट ऑफ करे? आज इन लोगों ने तकरीबन 1000 अरब के करीब के केसेस जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि 1000 अरब रुपया जो करप्शन का था वो अवाम का राइट ऑफ कर दिया है। मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसको इवन आप देखिए जब स्टेट बैंक किसी का कर्जा माफ करता है तो प्रिंसिपल अमाउंट माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज का पैसा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे भी जो ये पैसा है 1000 बिलियन जो राइट ऑफ किए गए, ये पब्लिक एट लार्ज का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो करप्शन से करप्ट लोग लेके चले गए।
तो इसको रिकवर करना नैब का काम था और इन्होंने इसको राइट ऑफ कर दिया। इनके पास इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा मुसद्दिक साहब, कथा कलामी की इजाजत, आप जिस पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने पब्लिक एट लार्ज की भी डेफिनेशन तब्दील कर दी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक एट लार्ज में यह डिफाइन कर दिया था कि अगर किसी केस में 22 या 22 से ज्यादा मुतासरीन इन्वॉल्व होंगे तो वो केस पब्लिक एट लार्ज के जुमरे में आएगा। इन्होंने वो तादाद 22 से बढ़ाकर 100 कर दी है। ना 100 बंदे पूरे होंगे मुतासरीन, ना वो केस पब्लिक एट लार्ज में चलेगा। असल बात यह है कि ये सारी पीछे जो मैं एक्सप्लेन किया वो ये मैं बता रहा था कि ये पब्लिक का प्रेस है जो इन्हें राइट ऑफ कर दिया, जो केस की सूरत में था, इनको ये हक नहीं पहुंचता था। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है, पब्लिक एट लार्ज का मतलब यह था कि अवाम नास 22 करोड़ अवाम का पैसा है। आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 बंदे रखे थे, नैब तकरीबन 50, इसको ऑपरेशन ऑर्डर 50 का था। इन्होंने इसको चेकअप करके 100 पे इसलिए ले गए हैं कि साद रफीक साहब का उसमें 76 और इंडिविजुअल बेस किस्म की जो है वो अमेंडमेंट्स थी ताकि वो केस खत्म हो जाए। ये इसलिए उन्होंने इसको 100 पे लेके चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक ऑर्डर है उसकी ये खिलाफवर्जी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑर्डर पास करता है तो लॉ बन जाता है ऑटोमेटिकली। इनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर को अपने नजर रखते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। राइट अच्छा, क्या ये ठीक है कि इस नए कानून में इन्होंने ये डाल दिया है कि अगर कोई शख्स वादा मुआफ गवाह बनेगा तो वो भी 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा, और उसको अगर वो वादा मुआफ गवाह बनना चाहता है तो उसको सबूत के तौर पर मटीरियल एविडेंस दिखाना होगा। अब मेरे सामने अगर कोई करप्शन की डील हो रही है, मैं उसका आई विटनेस दूं, लेकिन मेरे पास कोई मटेरियल एविडेंस उसका नहीं है, क्या मैं करप्शन करने वाले को रोक के कह सकता हूं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं है, मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने दें? एक तो ना आप कोई इस किस्म का एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं बतौर वादा मुआफ गवाह, और अगर मुझे ये डर हो कि मैं वादा मुआफ गवाह बनूंगा तो मुझे 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा, तो मैं क्यों वादा मुआफ गवाह बनूंगा? सर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें चांसेस थे कि कुछ लोग जो है एक्यूज पर्सन जो थे वो वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार थे हर केसेस के अंदर। तो उनको डिटर करने के लिए, उनको डराने के लिए उनके ऊपर एक तलवार और पनिशमेंट रखी गई। हालांकि ऐसा नहीं होता। इसमें जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है उसके पास कानून ने ये इख्तियार दे रखा है, वो अपनी कंडीशनलिटीज के ऊपर किसी भी मुजरिम को वादा माफ गवाह बना सकते हैं। कंप्लीट भी कंडोन कर सकते हैं, कंप्लीट माफी दे सकते हैं, कंडीशनल माफी दे सकते हैं। ये प्रोविजन लॉ में, ये सीआरपीसी में भी मौजूद है। क्योंकि इन्होंने इसको आर्किटेक्ट करना था अपने हिसाब से, उन्होंने एक अप्रूवल के ऊपर, अप्रूवल इज अ फ्रेंड ऑफ द स्टेट उसको कहा जाता है। जो वादा माफ गवाह होता है वो कानून की नजर में फ्रेंड ऑफ द स्टेट होता है। वो फ्रेंड ऑफ द स्टेट के गर्दन के ऊपर आप तलवार कभी नहीं रखते। उन्होंने तलवार इसलिए रखी है कि इनके केसेस में कोई जो है वो वादा माफ गवाह ना बन सके। राइट अच्छा, ये जो बारे सबूत यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को जो इन्होंने अब मुल्जिम से उठा के और नैब के ऊपर डाल दिया है, तो वाइट कॉलर क्राइम में क्या इतना साबित करना काफ़ी नहीं ब्रिगेडियर साहब कि अगर मेरी इनकम 10 रुपये है और मेरे पास 100 रुपये के असासे हैं और ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि 90 रुपये का फ़र्क है, बजाते खुद ये बात इस बात को इस्टेब्लिश करती है कि मैंने कहीं ना कहीं करप्शन, इल गॉटन मनी, किकबैक्स, कोई इलिजिटिमेट बेनिफिट हासिल किया होगा। जब ये बात इटसेल्फ एस्टैब्लिश हो गई है तो फिर बारे सबूत मेरे पर होना चाहिए या बारे सबूत नैब पर होना चाहिए? बात है कि ये प्रिजम्पशन सेक्शन जो है ये पार्टीशन से पहले की है, और इस वक्त पाकिस्तान के 15 कानून ऐसे हैं जिसके अंदर ये प्रिजम्पशन सेक्शन मौजूद है। और इसको अगर आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 और 2A, उसके तहत आप देखें तो इसको डेमोन्स्ट्रेट सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने ये कपड़े कैसे सिलवा लिए, हमें तो गनीमत में एक ही चादर मिली थी, तो आप मेंबर से नीचे तशरीफ ले आए थे और आपने ये नहीं कहा उसको दूसरे शख्स को तुम साबित करो मैंने दूसरी चादर कहां से ली। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आप जवाब दें। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी चादर हज़रत उमर को मुस्तहार दी है। तो ये तो सेक्शन 14 हज़रत उमर ने लिख दी थी, डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। ही वाज पब्लिक ऑफिस होल्डर। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर को आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप सिविलियन से नहीं पूछ रहे, तो आप वो जब ज्वाइन करता है सर्विस को तो अपने असासे डिक्लेयर करता है। जब इलेक्शन लड़ता है तो अपना असासे डिक्लेयर करता है। जब उसके असासे अगर 1 लाख हैं और बाद में 20 लाख बन जाते हैं
उसकी सोर्स ऑफ इनकम आपको पता है, उसकी लिविंग का आपको पता है, तो उससे ये एक्सप्लेन करना होता है। इसी बेस के ऊपर आप देखें दुनिया जो आगे निकल गई है, अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर यूके ने प्रोमलगेट कर लिया है, इलिसिट जो है वेल्थ जो है ऑर्डिनेंस वो उसने इशू कर दिया स्विट्जरलैंड ने, दुनिया आगे चली गई है। अभी एनसी क्या करता है यूके के अंदर, नेशनल क्राइम एजेंसी जाके दरख्वास्त देते हैं कोर्ट के अंदर, ये इस शख्स की प्रॉपर्टी है, इससे पूछिए पैसा कहाँ से लेके आया, कहाँ से ही गॉट दिस मनी, बिकॉज उसके रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि ये इतनी इसकी इनकमों को ये चीज बना सके। तो बारे सबूत जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर का, ये इस्लामी शरारत के अंदर भी और बाकी कानूनों के अंदर भी जितने भी हमारे कानून है, 14 कानून है, बारे सबूत पब्लिक ऑफिस होल्डर के मामले में वो हमेशा जो है वो उसी के ऊपर होता है जिसके पास ऑनर ऑफ समथिंग, आपको मनी ट्रेल खुद बतानी होगी कि आप कहाँ से रिसोर्सेज लेके आए। सिविल मैटर्स में यस इट इज अदर वे अराउंड, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर से आप सवाल पूछ रहे हैं, इस सिविलियन से नहीं पूछ रहे। तो ये इन्होंने इसलिए जानबूझ के किया है ताकि मनी ट्रेल जो नवाज शरीफ साहब ने लेनी थी अपने वो फ्लैट्स की जो वहाँ पे है यूके में 16A 17 जो नंबर है उनके वहाँ पे, वो ताकि मनी ट्रेल वाला मामला खत्म हो जाए और बारे सबूत आ जाए नैब के ऊपर और केस खत्म हो जाए। इस चीज में जिस समय पहले कहा कि ये बिल्कुल पॉइंटेड किस्म की जो है ना वो लेजिस्लेशन की है, इन्होंने केसेस को एक तरफ रखा और सेक्शंस को एक तरफ रखा और केसेस के हिसाब से सेक्शन को उड़ाते चले गए। यहाँ पे अभी नवाज शरीफ साहब से मनी ट्रेल लेना जो चक्कर था वो खत्म हो गया, जो उन पे जो बारे सबूत उन्होंने लेना था वो यहाँ पे सेक्शन 14 उड़ा के इसको उन्होंने मलिया मेल कर दिया। राइट, क्या ये सही है ब्रिगेडियर साहब कि इन्होंने ये जो नई अमेंडमेंट्स है इनका इतलाक 1985 से कर दिया, यानी 1999 का ये नया ऑर्डिनेंस है, इसको भी उठा के ये 85 पर लेकर गए? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप मेरे पास फाइनल ड्राफ्ट पहुंच गया। अच्छा। ये 85 से नहीं चल रहा है, ये 99 से शुरू किया है। इसमें बड़ा कैच है, एवन फील्ड 1996 का है, वो भी आउट हो गया। अभी आप देखिए बहुत सारे केसेस हैं जो अपील में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो इन्होंने शुरू 99 से किया है, पीछे वाले केसेस खत्म उड़ा दिए इन्होंने। और उसमें ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ मंशा ग्रुप का केस है, उसमें और बड़े बड़े केसेस हैं, वो सारे कुछ अपील में हैं, कुछ उसमें हाई कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में। तो 99 के बाद शुरू किया, इससे पहले वाले केसेस उन्होंने उड़ा दिए। अदर वे अराउंड जो इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो 99 उन्होंने दी है, नॉट 85। शुरू में टाइटल दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1999, वहां से इसको स्टार्ट किया। राइट। और उसमें एक और सेक्शन 4 में अंदर ऐड कर, बड़ी भयानक चीज मैंने आज ऑब्जर्व जी, फाइनली जब ड्राफ्ट आया, पहले ये था कि ये लॉ सब पे सिटीजन पे लागू था विद इन पाकिस्तान एंड वेरेवर दे आर, जहां भी वो होंगे। अभी उन्हें वेरेवर दे आर निकाल दिया है, समबडी हैविंग द डुअल नेशनलिटी और वो बाहर चला जाता है तो उस पर लॉ नहीं लग सकता। ये वो बाहर बैठ के अगर कोई जुर्म करता है उस पर कानून नहीं लगेगा। तो इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली, यानी ये जो इसका मतलब है ब्रिगेडियर साहब के नवाज शरीफ साहब के जो दोनों बेटे हैं हसन नवाज हुसैन नवाज, जो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आप हमें पूछ नहीं सकते हैं, हम तो बाहर के नेशनल हैं, तो इसका मतलब है अब वो कुछ भी करेंगे या जो कुछ उन्होंने किया है वो खत्म? जी खत्म, बिल्कुल, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं, वो तो वापस नहीं आते। उन्होंने लिख दिया है कि इफ दे आर इन पाकिस्तान दे विल ट्राई, इफ दे आर आउटसाइड वो नहीं हो सकती। ये सेक्शन 4 की ये इंटरप्रिटेशन वेरेवर दे आर को निकाल दिया। राइट। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन मेरे सामने है, अगर आपके पास चूँकि ड्राफ्ट है तो आप इस पर तस्हीह कर सकते हैं कि जो एसेट बियॉन्ड मीन्स की डेफिनेशन है उसमें इन्होंने ये शामिल कर दिया है कि मीन से बियॉन्ड एसेट्स वो होंगे जो सब्सटेंशनली आपकी आमदन से ज़्यादा हो। अब सब्सटेंशनली की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब्सटेंशनली का मतलब ये होता है कि काफ़ी हद तक। अब वो कितनी हद तक ज़्यादा हो, यानी 10 रुपये आमदन है, 100 रुपये के असास से है, क्या वो सब्सटेंशनली में आएगा, नहीं आएगा, 19-20 का फ़र्क इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक ऐसा इसमें इबाम छोड़ दिया गया है जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ये एक इबाम नहीं है, आप ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, ये इबाम रखा है ताकि इसको इंटरप्रेट करके फ़ायदा उठाए रिपोर्ट के अंदर। इसमें सबसे बड़ी ज्यादती उन्होंने ये की है कि आज के बाद कोई भी ब्यूरोक्रेट वो चाहे तो अपनी बेगम अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी रख सकता है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बेनामी की डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी है। बेनामी की डेफिनेशन ये है
कि पैसा भी आपका लगा हो और वो चीज आपके नाम पे हो। कोई बेवकूफ होगा कि वो इलीगल चीज बनाएगा और अपने नाम पे रखेगा, वो तो या अपनी बेगम के नाम पे रखेगा या बच्चों के नाम पे रखेगा या वो ब्रदर इन लॉ के नाम पे रखेगा, जो हमने प्रैक्टिकली देखा है जैसे फवाद हसन फवाद का केस है या शहबाज शरीफ साहब का केस है। देखिए उनके केसेस जो फवाद को देखें ना, आज 8 बिलियन का जो प्लाजा था वो सेक्शन 23 उड़ी है, तो ये कैन लिक्विडेट दैट, और एक वो भी पूरी सेक्शन में उड़ा दी है कि अगर आप केस इवन चल रहा हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अभी एक शख्स का अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, तो फिर नैब कैसे उस शख्स के को पकड़ेगा? उसने तो फिर आगे जाके दूसरे और तीसरे बंदे तक पहुंचना, तो इट इज इम्पॉसिबल अंडर दिस लॉ। तो ये बहुत सारे लकूने हैं। इसमें सेक्शन 21G उड़ा दी गई है, जिसके अंदर आप बाहर से MLA जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की चीजें मंगवाते थे, जिस तरह आपने मरियम की एविडेंस बाहर से आई थी, वो मरियम का केस भी खत्म हो गया। इसी तरह इन्होंने बहुत सारी ऐसे पॉइंट, अभी 31D सेक्शन 33D सेक्शन ऐड की है कि कोई भी बैंक जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर आप अप्रूवल लेगा, तो कोई भी मामला होता है और वो गलत है या सही है तो उसको आप छेड़ नहीं सकते। फिर बहुत सारी ऐसी इन्होंने सेक्शन बना दी है। मैं इन सम टोटल ये कह दूं कि इन्होंने कंप्लीटली नैब को डिसफंक्शनल कर दिया है। आज के बाद आप ये कह सकते हैं कि नैब के 2,500 इंसान जो है, जो कि तकरीबन डबल पे लेते हैं, 5,000 के करीब बनती है बंदों की तनख्वाह के बराबर, उनको बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि नैब के अंदर जो खामियां हैं, क्योंकि जब कोई भी क्राइम इवॉल्व करता है ना, तो आप लॉ को इवॉल्व करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। अगर ज्यादा ये सिंसियर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी आज से पिछले केसेस सारे पुराने लॉ पे चले गए, हम बड़े सिंसियर हैं, इसमें भी करप्शन हो, आज के बाद ये कानून जो होगा इससे भी सख्त होगा। करप्शन का इंडेक्स आप 14 नंबर और ड्रॉप हो गए। इसका मतलब करप्शन इस मुल्क में कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा होती जा रही है। तो आपको लॉ ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए था। उल्टा आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को जो 22 साल से आप देखेंगे, ये वो इंस्टीट्यूशन है कि जिस पे आप 1 रुपया खर्च करते थे तो ये आपको 50 रुपये वापस ला के देता है, और वो भी डर्टी मनी, क्योंकि लॉस्ट मनी है, खत्म पैसा, करप्शन का पैसा किसी की जेब से 1 रुपया निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो 850 बिलियन ने 22 सालों के अंदर रिकवर किए, और 22 सालों में आपने 23 से 24 अरब इस अदारे पे लगाए। तो ये वो वाहिद अदारा है जो आपको एक और देखें, PTI के जमाने में 160 बिलियन पर ईयर के हिसाब से जो रिकवरी होती रही है। ये पैसा अगर ये एजाज बिलियन राइट ऑफ ना करते और इस तरह से रिकवरी चलती रहती, तो इतनी आपने सब्सिडी देनी थी, आपका फ्यूल की कीमत कम हो सकती थी। आप वहां से पैसा रिकवर करते और ऐसी जगह में लाते जहां सब्सिडाइज करके आवाम को हेल्प कर सकते थे। एक इन्होंने ऐसा अदारा जो कि इनके लिए बेहतरीन रिकवरी कर रहा था, इनकी सब्सटेंशिएट कर रहा था, इनके जो टैक्सेस थे उसके प्रोफाइल को, इनकम के प्रोफाइल को, उसको इन्हें तो बहुत बर्बाद कर दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो जवाब इस नई अमेंडमेंट्स का दिया जा रहा है, एक जवाब तो ये है कि सदर पाकिस्तान ने भी बारे सबूत वाले मामले को नहीं छेड़ा, यानी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बारे सबूत शिफ्ट होना चाहिए नैब के ऊपर। इसकी वजाहत कर दें, क्या ये ऐसा ही है? और दूसरा ये कि हुकूमत कह रही है कि इसमें से 80% जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो इमरान खान साहब के दौर में हो चुकी हुई थी या होने वाली थी या वो करना चाहते थे। अगर वो कर देते तो ठीक थे, और अगर आज हमने कर दी है तो हम बुरे कैसे करार दिए जा सकते? पहली बात तो बारे सबूत, उन्हें ये जो बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, हज़रत उमर का उन्होंने मिसाल दी है कि बारे सबूत तो होता ही मुजरिम के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि व्हाइट कॉलर क्राइम है और ये स्पेशल लॉ था, और उन्होंने लिखा है कि आपने इस लॉ को उठा के CRPC 1898 से भी नीचे कर दिया है। तो पहली बात तो ये गलत है। प्रेसिडेंट का पहला पैरा जो लेटर का था, जिसके नीचे उन्होंने सेक्शन वाइज एक एक चीज को अमेंड किया है, और इसको जो सेक्शन 14 के सामने उन्होंने लिखा है कि दिस सेक्शन बी री इंसर्टेड, ये वापस डाली जाए। फिर उन्होंने रीजन दिए हैं कि ये अन इस्लामिक है इस सेक्शन को हटाना, और ज्यादा इस्लामिक ये है कि उसको वापस जगह पे लगाया जाए, बिकॉज इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का तभी ऐसे ही होता है।
दूसरी बात जो आपने कही है, ये फैक्ट है कि पीटीआई ने अमेंडमेंट्स की, लेकिन पीटीआई ने सेक्शंस के अंदर लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें क्या किया, टैक्स को मामला को निकाला ताकि जो आपके बिजनेस कम्युनिटी है वो हर्ट ना हो। उन्हें ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा लीजन दिया ताकि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। उन्हें ये तो नहीं किया कि सेक्शन की सेक्शन उड़ा दी, उन्होंने तो नैब को जो सेक्शन थी उनको अमेंड किया, 1 या 2 सेक्शंस को। चेयरमैन के टेन्योर का मसला था, पीजीए की टेन्योर का मसला था, उसको ठीक किया। लेकिन ये कहाँ पे यार, इन्होंने सेक्शन एसआरओ की सेक्शन उड़ाई ताकि तोशा खाना केस खत्म हो जाए, 9A10 उड़ा दिया, 21G उड़ा दी इन्होंने। मैं आपको 2 अमेंडमेंट जो पहले बता दी है, पिछले केसेस सारे खत्म कर दिए इन्होंने। एसेट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने। ये कहा कि अकाउंट को आप देखेंगे, आप हैरान कौन बात है, पहले दिन जो अकाउंट में पैसा होगा वो काउंट होगा, उसके बाद अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो वो भी नहीं हो सकती। और अगर अकाउंट के अंदर पैसा है और वो निकल के अगर सब्सटेंशिएट होके एसेट्स नहीं बने तो वो पैसा काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीटी केस, आपके जितने भी फलूदा केस, जो 100 अरब के केसेस हैं जरदारी के, और 7.5 अरब का केस जो इनका टीटी केस का है वो खत्म हो गया, बिकॉज एसेट्स की डेफिनेशन हमने चेंज कर दी। राइट, एक ब्रेक, आपकी ब्रेक ब्रिगेडियर साहब वापस आके इमरान खान साहब का जो दौर था, ये तो इस हुकूमत ने जो कुल्हाड़ा चलाया है नैब के कानून के ऊपर, अब इमरान खान साहब का जो दौर था 3.5 साल का, उसमें क्या एहतसाब हुआ, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब मुशीर इमरान खान साहब के एहतसाब के हवाले से शहजाद अकबर साहब के जाने के बाद इन्होंने इमरान खान साहब की मुशावरत शुरू की थी, हमारे साथ मौजूद हैं। ये हुकूमत नैब के साथ जो कुछ कर चुकी है उस पर बात हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में की। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब के पास 3.5 साल थे और उनकी सियासत का सबसे बड़ा मरकज़ महवर और नुक्ता एहतसाब था। वो एहतसाब को एक तरफ रखते हुए बाकी और बहुत सारे मामलात में उलझ गए। जिसके खातिर वो सियासत में आए थे उसको उन्होंने दूसरी तरजीह बना दिया, पहली तरजीह कुछ और मामलात रखती है। जब उनके पास मौका था, कुदरत आपको, फितरत आपको, हालात आपको एक ही बार मौका देते हैं, वो उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। जिनको सज़ाएं देने आए थे आज वही उनके ऊपर हुक्मरान बनकर मुसल्लत हो गए हैं। उसका जवाब वो जो भी दें इमरान खान साहब, लेकिन सच तो यह है कि वो एहतसाब नहीं कर सके। जब वो नहीं कर सके तो फिर आज जिनको मौका मिल गया, आज फिर जो वो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। जब आपके पास मौका था आप कर लेते ना। बात यह है कि आपने चीजों को सिस्टम के तहत लेके जाना होता है। एक ट्राइकल पावर सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इनका अपने अपने डोमेन्स हैं, अपना अपना एरिया है, और उनका जो अपना अपना एरिया है उसके अंदर रहते हुए आप देखें कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का तकरीबन केस 18 साल जाके फाइनलाइज होता है। एफआई का केस कम से कम 10 से 12 साल लगाता है। अगर हमने जो इनका दौर था 3-3.5 साल, उसके अंदर केसेस बने, बान के अंदर प्रोसिक्यूशन के अंदर आए, आप हैरान होंगे। एफबीआई की हमने केस स्टडीज की, व्हाइट कलर क्राइम केस बाद 8-8, 10-10 साल अमेरिका में भी लगाता है, बिकॉज इट इज द साइंस एंड द आर्ट। बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं एक केस की आपको मिसाल देता हूँ। 70,000 ट्रांजैक्शन थी जो एक केस के अंदर एक ट्रांजैक्शन को लीड को चेक किया गया। 4,375 पेजेस का एक रेफरेंस है पाकिस्तान, 16 अरब वाला। आप ये बताएंगे 4,375 सफ़े का अगर एक रेफरेंस बनता है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करने की टाइम तो चाहिए, तो टाइम लगा। उसके बाद केसेस रेफरेंस के अंदर मौजूद ट्रायल में चल रहे थे, और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इस दिसंबर तक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ने फाइनलाइज हो जाना था, कन्विक्शन हो जानी थी। तो शाहखाना केस जिसमें 3 बड़े बंदे थे, 25 में से 15 विटनेसेस हो चुकी थी, 10 रहती थी। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ अनदर 2 or 3 months। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप बजा फरमा रहे हैं कि आपने सिस्टम में रह के एहतसाब करना होता है, लेकिन जब सिस्टम इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन बन जाए एहतसाब के रास्ते में, तो इमरान खान साहब को तो पता होना चाहिए था ये इस बात का कि सिस्टम तो खुद कनाइवेंस में है इस करप्शन के अंदर। तो अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो वो सिस्टम तो मुझे करप्शन की तरफ लेकर जाएगा, वो एंटी करप्शन की तरफ तो नहीं लेकर जाएगा।
सो उनको तो लोगों ने इसलिए वोट दिए, ये उम्मीदें थी कि वो जहां सिस्टम रुकावट बनेगा वो सिस्टम को तोड़ देंगे, सिस्टम को तब्दील कर देंगे, वो सिस्टम की लकीर को फॉलो करेंगे। तो ये तो फिर इससे तो एहतसाब नहीं हो सकता था, तो हमें भी पता था इस बात का। सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम आप देखें कि सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता था। ही वाज अंडर ऑल द टाइम ब्लैकमेलिंग में चल रहे थे, असेंबली के अंदर उनकी मेजॉरिटी नहीं थी और कोई भी बिल पास कराना एक बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटीज में आ चुका था। तो सिस्टम को चेंज करने की उन्होंने बड़ी एफर्ट की। आपने देखा होगा इल्जाम लगता रहा जी कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां जो है ना लगा दी, वो इसलिए दे ट्राई टू चेंज द सिस्टम। द प्रॉब्लम वाज कि मतलब उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं। अगर सिंपल मेजॉरिटी होती ना तो सिस्टम के अंदर बहुत तब्दीलियां आनी। आप देखिए लॉ मिनिस्टर कौन था जिसने बेसिक लॉ को सिस्टम को चेंज करना था? के अंदर दूसरी पार्टी का था। लेकिन क्यों रखा हुआ था उसको? ब्रिगेडियर साहब क्यों जब जानते हैं कि ये लॉ मिनिस्टर सिंसियर नहीं है आपके साथ, ये लॉ मिनिस्टर किसी और पार्टी का है, सबसे अहम मसला ही लॉ को तब्दील करना था, लॉ बनाना था, वो आपने कलमदान एक ऐसे शख्स को दे दिया जो किसी और का लॉयल है, किसी और का वफादार है। क्या 3.5 साल तक आप उसको बदल के कोई और, बल्कि जब कुछ केसेस में उन्होंने पेश होना होता था वो अपनी वजारत से इस्तीफा देते थे, वो वहां पेश होते थे बतौर वकील, वापस आके फिर वही लॉ मिनिस्टर बनते थे। ये इमरान खान साहब ने जवाब देना है, कोई और तो जवाब नहीं दे सकता। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर आप किसी को अगर मेजॉरिटी दे के असेंबली में 2/3 नहीं बैठाते, सिंपल मेजॉरिटी भी उसको नहीं देते, तो ही इज ऑल द टाइम अंडर एक्सप्लॉयटेशन। ही वाज अंडर ऑल द टाइम एक्सप्लॉयटेशन, अंडर प्रेशर। वो जो इत्तेहादी थे उनको हमेशा प्रेशर में एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आप देखिए ना, सिंपल एक चीज देख लें, 155 की क्लीन सीट पीटीआई की, उसके मिनिस्टर कहते थे, और जिनकी 5 सीटें थी उनके मिनिस्टर कहते थे। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम में कितना ऑफ बैलेंस है। ये सिस्टम, ये कितना अनजस्ट किस्म का सिस्टम है, जिसमें जिनकी 5 या 6 सीटें हैं उसकी जो है 80% के करीब जो लोग हैं वो मिनिस्टर्स हैं, और जिसकी 155 है उसके 2% के करीब मिनिस्टर हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसने जकड़ के रखा हुआ था। आज भी अगर कोई भी हुकूमत आए ना, देखिए इमरान खान साहब का सिंपल मेजॉरिटी भी होती ना तो सिस्टम ने डेफिनेटली चेंज हो जाना था। हमने उनको सिंपल मेजॉरिटी भी देके, लेकिन मैं कदा कलामी की माजरत, और मैं आपसे यहाँ पे बहुत हम्बली आपसे यहाँ एक बात पे इख्तलाफ करना चाहूँगा कि 2 बातें। एक तो चेयरमैन नायब साबिक जावेद इकबाल साहब बारहा ये बात पब्लिक स्पीचेस में कहते रहे कि मैं 25 जजेस के साथ एहतसाब नहीं कर सकता, मुझे और जजेस दें। अगर आप नए जजेस भर्ती नहीं कर सकते तो रिटायर्ड जजेस को आप लेकर आए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यह बात कर दी, यानी जिस मुल्क का चीफ जस्टिस आपको यह रास्ता दिखा रहा है कि आप रिटायर्ड जजेस लेकर आए, आप जजेस की तादाद बढ़ाएं। 3.5 साल तक ये खेल चलता रहा लेकिन जजेस नहीं लग सके सर। अब ये तो इमरान खान साहब ने लगाने थे ना, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी, ये तो हुकूमत का फैसला था। तो यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ। देखिए जो खामियां या जो कोताहियां जो हैं उसमें प्रोसेस में चीजें थी, और हमारी नैब की कोर्स तकरीबन ज्यादातर फील्ड थी, लेकिन बाकी जो स्पेशल कोर्स थी उसके अंदर वाकई जजेस नहीं थे और एक प्रोसेस चल रहा था, फिलअप हो रही थी। और ये बड़े अरसे से, ये नहीं है कि पीटीआई के आने से जो है ना जजेस की फॉर्म वैक्यूम पैदा हो गया, ये पुरानी शॉर्टेज है जजेस की, और जजेस जो है वो नॉर्मल रेगुलर उसमें अवेलेबल नहीं थे, और जो मार्केट में अवेलेबल थे उनका नंबर भी लिमिटेड था, और उनका खास प्रोसीजर होता था इंडेक्ट करने का। आई डू एग्री विद यू कि इस पर एक्सपेडाइट करना चाहिए था और जजेस को प्रायोरिटी के ऊपर लगाना चाहिए था। ये एक डेफिनेटली एक वैक्यूम था, इसको फिल कर लेना चाहिए था, इसमें देयर इज नो डाउट व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन आपको नहीं लगता ब्रिगेडियर साहब के जितने केसेस, अगर आप ये सारे केसेस को एग्जामिन करें और इनमें से कॉमन पॉइंट्स निकालें कि ये केसेस क्यों नहीं कंक्लूड हो सके, तो उनमें से हर केस में सबसे बड़ी वजह एक ही नजर आएगी, और वो केस के अंदर लंबी लंबी एडजर्नमेंट्स हैं, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की एडजर्नमेंट्स। और वो इसलिए होती थी क्योंकि जजेस ऑक्यूपाइड थे, जजेस ओवरबर्डन थे। बार बार ये बात खान साहब को समझाई जाती रही, बताई जाती रही, हम अपने प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाते रहे बार बार कि जब तक आप जजेस की 1200 रेफरेंसेस, 25 जजेस, एक मिरेकल भी हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि वो केसेस कंक्लूड होंगे 3.5 साल में। तो देखिए, जो अगर आप नैब की पर्टिकुलर बात करते हैं तो नैब की कोर्स तक फेल थी, 100% फेल थी। एक आध जगह पे कम थी, और वो जगह ऐसी थी जहाँ पे रेफरेंसेस हमारे कम थे।
तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और हमारी जो नैब की हेयरिंग थी वो वीकली बेसिस पे चल रही थी, एवरी वीक हेयरिंग चल रही थी। FIA में प्रॉब्लम था, यस देयर वाज अ प्रॉब्लम, वहां पे भी 15 दिन 20 दिन की एडजॉर्नमेंट होती थी केसेस की। लेकिन उसमें एक हल है ना, देखिए सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये होता है कि केसेस को प्रायोरिटाइज करना होता है। प्रायोरिटाइज से करना होता है कि एक नेशनल लेवल का केसेस है, मेगा केस है जिसमें 16 अरब है या 18 अरब का है, तो जज को चाहिए कि उसको प्रायोरिटी में रखे। उसके बाद जो नॉर्मल केसेस है उनको एडजॉर्नमेंट पे आप डाल सकते हैं। तो एक सिस्टम किया जा सकता था जुडिशरी के अंदर कि जो मेगा केसेस हैं, नेशनल इंटरेस्ट के केसेस हैं, नेशनल लेवल के केसेस हैं, उनको प्रायोरिटी में पहले खत्म कर दिया जाता, और जो माइनर केसेस हैं जो है उनको बाद में रख लिया जाता। हल तो करना है, हल तो इसमें था, सोल्यूशन तो था जुडिशरी के पास, क्योंकि इस तरह भी नहीं किया गया। सब केसेस को एक तरह से हैंडल किया गया जिसकी वजह से डेफिनेटली डिले होता रहा, लेकिन इतना डिले नहीं था। मेरा ख्याल है केसेस अपनी स्पीड से, जो मेरी 2-2.5 महीने की ऑब्जर्वेशन सही चल रहे थे। स्वाय हाँ, एक उसमें प्रॉब्लम था कि कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीजर है ना, CRPC 1898, दैट वाज द हर्डल। वो जजेस को बिल्कुल हाथ बांध के रख देता है। आप देखिए आपने स्पेशल कहा है, आपका 2000 का है, 99 का था, आपके पास स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे, आपके पास स्पेशल कोर्ट्स थी, लेकिन आपने जजेस जो रखे उनको जो लॉ दिया वो 1898 का CRPC ने दिया। वहां पे होना चाहिए था कि एविडेंस एक्ट फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम अलग होना चाहिए था, और कोर्ट का प्रोसीजर, मैंने पहला लेटर जो अपने ऑफिस से निकाला वो यही था, और लॉ मिनिस्ट्री को उनके साथ मीटिंग की कि जनाब आप व्हाइट कॉलर क्राइम्स के एविडेंस एक्ट को अलग लिखें, उसके प्रोसीजर को चेंज करें ताकि केस स्पीड अप हो। अगर CRPC गाय चोरी, भैंस चोरी के साथ मिला के, कत्ल के साथ मिला के चलाने की कोशिश करेंगे, और वो भी इतने ताकतवर मुल्जिमान, करप्शन के मुल्जिम तो बहुत मामूली मुल्जिम होता है ब्रिगेडियर साहब, करप्शन के मुल्जिम, अरबों रुपए की करप्शन के मुल्जिम, जो इस मुल्क में हुक्मरानी के मज़े लेते रहे, जो आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं किसी न किसी हैसियत से। इतने ताकतवर मुल्जिमान के ख़िलाफ़ अगर आप एक इंतहाई कमज़ोर कानून इस्तेमाल करेंगे तो शायद उस पर, अभी तो 3.5 साल का अरसा था, शायद 3.5 दिहाइयाँ भी गुजर जाएंगी, तो एहतसाब नहीं हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान की मईशत पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो $2.3 अरब जो चीन की तरफ से इस हुकूमत को मिले, आपको क्या लगता है कि इससे कितना आसरा मिल सकता है इस हुकूमत को? और दूसरा, जो इन्होंने टैक्स में इजाफे के लिए सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स आयद किया है जो उमरा तबका है उसके ऊपर, उससे कितना टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? और इन दोनों से यानी ये हुकूमत ब्रीदिंग स्पेस हासिल कर पाएगी घुटन जो इस वक्त मुआशी है उसमें? जो 3 सवाल इकट्ठे कर डाले हैं आपने, मैं कोशिश करता हूँ तीनों का जवाब आपको दे सकूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत इत्तला का, अगर उस दिन को आप सामने रख लें और सिर्फ 2 या 3 इशारे उस दिन की जो हक़ाइक़ है, माशी हक़ाइक़, वो सामने रख लीजिए। देखिए, उस दिन स्टेट बैंक के पास की 10.4 अरब डॉलर पड़े थे, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके पास 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा के ज़खायर नहीं थे इम्पोर्ट के लिए। दूसरी हकीकत यह है कि 5,000 अरब रुपए का एक बजटरी खसारा था जो साबिका हुकूमत विरसे में दे के जा रही थी मौजूदा हुकूमत को, और वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा। अब नई हुकूमत आती है, पहले तो वो डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने की मैं समझता हूँ उसकी अव्वलीन तरजीह, और वहाँ समझ लीजिए कि एक तफरीक नज़र आ जाती है कि आवाम का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो महंगाई का था, और हुकूमत का जो फोकस था वो ये था कि पाकिस्तान को किस तरह डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। और उसके ऊपर जो सारे फोकस हुआ, सारी कोशिशें की गई। बैरूनी ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनकी तरफ से भी ये वाज़े पैगाम मिला कि जब तक आप IMF के हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक हमारी मदद जो है वो हम आप तक नहीं पहुंच पाई। तो फिर IMF से मुज़ाकरात शुरू हुए,
फिर आपने देखा कि बजट आया, बजट के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो IMF ने शायद मानने से इनकार कर दिया। फिर बजट के बाद यूजुअली हम कहते हैं मिनी बजट, वो 2-3 और ऐलानात सामने आ गए। वो दूसरा सवाल है आपका सुपर टैक्स के हवाले से। अब सुपर टैक्स उन शख्सियात या उन पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर लगाया जा रहा है जो पाकिस्तान की मुनाफा तरीन, अमीर तरीन शख्सियात, अमीर तरीन पाकिस्तानी कंपनीज हैं। अब हम कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए और अमीरों के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। अगर आप PTI का मंशूर खोल के देखें जो 2018 का इलेक्शन मंशूर था, उसमें भी बार बार ये कहा गया कि वो डायरेक्ट टैक्स जो है उसको बढ़ाया जाएगा। अब वो 4 साल जो हुकूमत थी, पौने 4 साल PTI की हुकूमत, उसमें वो डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा पाए। शायद ये हुकूमत अब इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी तरह डायरेक्ट टैक्स की जो शरह है टोटल टैक्सेस में, उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ ये कोशिश हो रही है कि जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक वन टाइम टैक्स लगाया जाए जिससे बजट का खसारा भी कम हो जाए और डायरेक्ट टैक्स की शरह जो है वो भी कुछ बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है, इसके बारे में जो इसके मुखालफत में आर्गूमेंट सामने आ रहा है वो ये कि चूँकि ये वो कंपनीज़ हैं या ये वो शख्सियात हैं जो पहले ही 25 से 30% तक टैक्स अदा कर रही हैं, सो इनको मज़ीद 10% टैक्स के नीचे लेकर आ जाना ये उनके कारोबार को डिस्करेज करने वाली बात है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई यहाँ कारोबार करने को तैयार नहीं है। अगर आप इन लोगों के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा देंगे, बजाय कि आप टैक्स नेट बढ़ाने के, जो पहले से ही टैक्स पेयर्स हैं उनको मज़ीद टैक्स के नीचे लाएंगे, तो ये तो उनको डिस्करेज करने वाली बात है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो अगर हम जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहलाता है उसको सामने रख लें तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 29% है, इंडिया में 30% है, बांग्लादेश में 32.5%। अब जब हम 10% वन टाइम सुपर टैक्स ऐड कर देंगे तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा 29 + 10 39 पे पहुंच जाएगा। इसके आयद होने से पहले आप सोचिए कि हम ज़रा सा कुछ दर्जे पाकिस्तान में बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम था। अब ये वन टाइम है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा बिजनेसेस के ऊपर जो अमीर तरीन बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो बिजनेसेस पाकिस्तान से भाग जाएंगे। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो हैं वो सिर्फ वन टाइम इवेंट्स जो होते हैं उनकी बुनियाद पे अपने अगले कई साला जो मनसूबाबंदी है वो उसके ऊपर मुनस्सब नहीं होती। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब भी टैक्स लगता है तो ख़ास तौर पे जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो उसकी तो हमेशा मुखालिफत करनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके ऊपर टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। अगर अमीर तरीन लोगों के ऊपर 1 साल के लिए मज़ीद इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है और उसकी कोशिश ये है कि बजट का खसारा किसी तरह कम कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और सारी सियासी जमातें जो हैं वो पिछले कई सालों से यही कहती रही हैं कि डायरेक्ट टैक्स की शरह जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए। अब हमारे यहाँ एक रवाज पैदा हो गया है कि जो सियासी पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो किसी और चीज़ को सपोर्ट करती है, जब वो हुकूमत में आ जाती है तो फिर किसी डिफरेंट चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। राइट। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि इस हुकूमत को 9 से 10 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं या इनको उम्मीद है जो हमें मिल सकते हैं पैसे, जिसमें IMF भी है, जिसमें डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल मिल सकता है, चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स इसी 9 से 10 अरब डॉलर में मिल चुके हैं। सो अगर बाकी भी तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर्स मिल जाते हैं इस हुकूमत को, तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने चूँकि मज़ीद सिर्फ तकरीबन 14 माह हुकूमत करनी है इस मौजूदा टेन्योर में, तो इनके लिए ये बहुत रकम होगी मईशत को संभालने के लिए? ये 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो कमिटमेंट हुई हैं, अभी तक जिस सिमत में मईशत जा रही है, मेरा ख्याल है कि जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो टल गया है। हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट को डॉज कर दिया है, वो दूर हो गया। अब जो आपका सवाल है अगले 12 महीनों में जो हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा हुकूमत पाकिस्तान को, वो तकरीबन 41 अरब डॉलर है। उसमें सिर्फ चाइना की मदद से, सिर्फ IMF की मदद से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे रोल ओवर्स हैं
लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का सोर्स हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का सोर्स हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जो आपने कहा कि डिफर्ड ऑयल हो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो डिफर्ड LNG के ऊपर भी बात हो रही है। इसी तरह कतर से जो $3.5 बिलियन की LNG लेते हैं उसको भी डिफर्ड पेमेंट पे लाया जाए। तो ये सारे के सारे सोर्सेज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो वो जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है अगले 12 महीनों की वो पूरी नहीं हो पाएगी। राइट शॉर्टली फिर ये इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए महंगाई जो इस वक्त डबल डिजिट से क्रॉस करते करते 28 से 30% पर पहुंच गई है, क्या ये इस हुकूमत के यानी इस टेन्योर के खात्मे तक ये 12% पर वापस लाई जा सकेगी? देखिए मेरे इल्म में नहीं है कि ये 28 या 30% जो आपने शरह उठाई है ये कहाँ से आई है। ये ऑलमोस्ट तमाम न्यूज़पेपर्स में ये कोट किया गया, यानी जो लो इनकम लोग हैं उनके लिए 30% बताई जा रही है और जो बाकी है उनके लिए 27 से 28% बताई जा रही है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो वाली उसमें ये वाले अदाद शुमार अभी तक नहीं आए हैं, शायद अगले हफ्ते तक वहाँ तक ये पहुँच जाए। महंगाई बिल्कुल जो बजट में जिसका तखमीना रखा गया 11.5%, वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत का तखमीने पे पूरी नहीं उतर पाएगी। मेरा ख्याल है कि ये जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये इसका असल असर आपको अगले 3 से 4 हफ्तों में नज़र आएगा। और जो महंगाई की शरह है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं वो 18-19% पे कहीं पहुँच जाएगी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये महंगाई का एलिमेंट। और ये आप सोचिए कि अमेरिका में जो उनकी रिसेंट अदाद शुमार आए हैं उसमें 8.6 की फिगर आई है और वो अमेरिका की 40 साल तारीख की बुलंद तरीन महंगाई अमेरिका दिख रहा है। यहाँ पे हुकूमत को फोकस ये करना होगा कि किसी तरह मईशत का पहिया जो है उसकी रफ्तार को तेज़ किया जाए ताकि आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है उसको बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में जो हमारी कुव्वत बर्दाश्त है महंगाई की वो शायद इम्प्रूव हो जाए। महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, लेकिन ये मईशत के पहिए को तेज करना ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इख्तियार में, ये हुकूमत के इख्तियार में भी। और हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।